नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 14th जेपीएससी 2026 के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इस सेक्शन से दैट इज प्राचीन भारतीय इतिहास से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टोटल 10 मार्क्स के आएंगे। तो जिनको भी अगर 10 मार्क्स गेन करने हो तो इस वीडियो को जरूर देखें, आप लोग को जरूर इससे मदद मिलेगी। आपको पता होगा कि एग्जाम जो है वो जेपीएससी के द्वारा 8 मार्च को लिया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन यही है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो बुकलेट है वो अभी आपको मात्र 50 रुपीज में मिल जाएगा, लेकिन इसका ओरिजिनल प्राइस जो वो 100 रुपीज है। 5 फरवरी के बाद इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। वहीं अगर पेपर 1 की बात करें, राजनीति विज्ञान के लिए, जो कि जेपीएससी जेट के द्वारा इसका एग्जाम लिया जाएगा, उसका भी प्राइस आपको 249 पे मिल जाएगा। वहीं पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट पेपर 2 का जो प्राइस है वो अभी आपको 499 पे मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हमारे ऐप पे, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, राजनीति विज्ञान का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें से आपको 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पीडीएफ मिलेगा, प्लस में उसका रिकॉर्डेड वीडियो और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। उसका प्राइस जो है अभी 999 है। ये 5 फरवरी के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। वहीं अगर जिनको भी जेपीएससी का 10 टेस्ट पेपर 1 का लगाना है तो वो भी ऐप पर अवेलेबल है। अभी आपको वो 249 का मिल जाएगा और इसका भी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जिनको भी लेना हो तो जाके इनरोल कर सकते हैं। आपको डेमो टेस्ट भी आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो जाके आप लोग डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दैट इज एएसआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण ही अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, जो कि कलिंग राजा खारवेल के द्वारा बनवाया गया था। और यह अभिलेख जो है वह उदयगिरी पहाड़ियों उड़ीसा में स्थित है और यह प्राकृत भाषा में है। अगला प्रश्न है, बोगज कोई अभिलेख का क्या महत्व है? तो बोगज कोई अभिलेख का महत्व है कि इसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है और मध्य एशिया तुर्की से प्राप्त हुआ है, जो आर्यों के आगमन पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 में मिली। उन्होंने अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र दैट इज न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के यानी पंच मार्क्ड क्वाइंस कहा जाता है, जो मुख्य रूप से चांदी के होते थे। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है एक अज्ञात यूनानी नाविक है। इसका उल्लेख नहीं मिलता है। यह ग्रंथ लगभग 80 से 115 ईस्वी रोमन साम्राज्य और भारत के बीच समुद्री व्यापार और बंदरगाहों का विवरण देता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा का सबसे लंबा और प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है, जो कि रुद्रदामन के द्वारा बनवाया गया था, संस्कृत भाषा का सबसे लंबा और प्रथम अभिलेख है। इसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का वर्णन है, जिसे मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, एहोल अभिलेख दैट इज एहोल इंस्क्रिप्शन का संबंध किस शासक से है? तो एहोल अभिलेख का संबंध जो है ये पुलकेशिन द्वितीय के संबंध है और इसके रचयिता जो हैं वो रवि कीर्ति हैं। इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने का वर्णन है।
अगला प्रश्न है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से स्थित है और किस धर्म से संबंधित है? तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ जो है यह बेसनगर विदिशा में स्थित है और यह भागवत धर्म से संबंधित है। यह तक्षशिला के यवन राजदूत द्वारा वासुदेव कृष्ण के सम्मान में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी को माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चारों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। वहीं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कश्मीर के नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? तो बुर्जहोम से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? तो गर्त आवास दैट इज पिट ड्वेलिंग और मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक जो है वो कल्हण है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास था और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह नर्मदा घाटी हथनौर मध्य प्रदेश से मिलता है। यहाँ से प्राप्त मानव खोपड़ी को नर्मदा मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुरापाषाण काल दैट इज पैलियोलिथिक एज के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था शिकार और खाद्य संग्रहण दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग। इस काल में मनुष्य को कृषि और अग्नि के उपयोग दैट इज नियंत्रित रूप से का ज्ञान नहीं था। किस काल में? तो पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं दैट इज मध्य प्रदेश में जो स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रागैतिहासिक चित्रकला दैट इज रॉक पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पुरापाषाण मध्य पाषाण काल के चित्र मिले हैं और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2003 में घोषित किया गया है। कब? तो 2003 में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य किस मध्य पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल दैट इज मीजोलिथिक एज में सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी माइक्रोब्स का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो बाजरा था। कौन था? तो बाजरा था, सॉरी जौ दैट इज बार्ले था। इसके बाद गेहूं का स्थान आता है। वहीं मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है ताम्र पाषाण काल यानी चाल्कोलिथिक एज में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है? तो तांबा यानी कि कॉपर का प्रयोग हुआ है। इस काल के लोग पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य दैट इज नवीनतम खोजों के अनुसार कहाँ से मिला है? तो लहुरा देव उत्तर प्रदेश से मिला है। यहाँ से चावल दैट इज धान के साक्ष्य लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मिले हैं। अगला प्रश्न है राख का टीला दैट इज एस माउंड किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? यह संगनकल्लू कर्नाटक से संबंधित है। यह दक्षिण भारत की नवपाषाणिक या नवपाषाण संस्कृति के एक प्रमुख स्थल है। कौन सा? तो संगनकल्लू कर्नाटक में जो स्थित है। अगला प्रश्न है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहां से प्राप्त हुए हैं? यह महदहा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सींग और हड्डी के उपकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं। किस चीज के? तो सींग और हड्डी के उपकरण जो है वो बहुत मात्रा में मिले हैं। अगला प्रश्न है जोरवे संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? तो जोरवे संस्कृति जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। इनाम गांव और दायमाबाद जोरवे संस्कृति के प्रमुख बड़े स्थल है। कौन सा? तो इनाम गांव और दायमाबाद जो है वो जोरवे संस्कृति के प्रमुख बड़े स्थल हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो यह एक भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इन्होंने 1863 में पलवरम चेन्नई से भारत का पहला पुरापाषाणिक उपकरण हैंड एक्स खोजा था। अगला प्रश्न है किस स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है।
अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल जो है वह राखीगढ़ी हरियाणा है। पूर्व में धौलावीरा माना जाता था, लेकिन नई खुदाई के बाद राखीगढ़ी जो है वो सबसे विशाल है। अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका फर्श पक्की ईंटों का बना था और इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान स्नान के लिए होता था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की शैली क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की शैली जो थी वह भाव चित्रात्मक थी, यानी कि पिक्टोग्राफिक थी, जिसको बुस्ट्रोफेडोन लिपि भी कहा जाता है। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है जुते हुए खेत यानी प्लग फील्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। यहाँ से एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल से मनके बनाने का कारखाना यानी कि बीड मेकिंग फैक्ट्री मिला है? तो यह चहुंदड़ो और लोथल से मिला है। चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ कोई दुर्ग यानी सिटाडेल नहीं था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर यानी डॉकयार्ड कौन सा था? तो लोथल गुजरात था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था और यहाँ से फारस की मुहरें मिली है। अगला प्रश्न है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह धौलावीरा गुजरात से मिला है। यहाँ से एक विशाल जलाशय और एक साइन बोर्ड दैट इज अभिलेख भी मिला है। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा यानी आयरन से परिचित नहीं थे। वे तांबा, कांसा, सोना और चांदी से परिचित थे। अगला प्रश्न है नर्तकी की कांस्य मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल कहाँ से प्राप्त हुई है? तो डांसिंग गर्ल जो है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह द्रवी मोम विधि यानी कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई थी। घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो सुरकोटदा गुजरात से प्राप्त हुई है। सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा मुख्य पशु नहीं था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ किसने माना है? तो बाढ़ जो है पतन का कारण किसने माना है? तो अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल के द्वारा माना गया है। विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जैसे व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण और ऑरेल स्टीन ने जलवायु परिवर्तन माना है। अगला प्रश्न है किस स्थल से युगल समाधान यानी कि डबल बरियल के प्रमाण मिले हैं? तो डबल बरियल के प्रमाण जो हैं ये लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। यह सती प्रथा जैसा संकेत हो सकता है, लेकिन स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? यह कांस्य युगीन यानी कि ब्रोंज एज और नगरीय सभ्यता थी। अब हम लोग देखते हैं वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है यह सोम देवता को समर्पित है। सोम एक वनस्पति थी जिससे पेय बनाया जाता था। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और 10वें मंडल में क्या है? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। अगला प्रश्न है दशराज युद्ध बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो कि अभी आधुनिक में रावी नदी है। परुष्णी नदी का जो आधुनिक नाम है क्या है? वो रावी नदी है। इसमें भरत वंश के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में अघन्या न मारे जाने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? यह गाय यानी काव के लिए किया गया था। गाय आर्थिक समृद्धि का प्रतीक थी और युद्धों का मुख्य कारण गविष्टि भी थी। अगला प्रश्न है वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली 2 प्रमुख संस्थाएं कौन सी थी? तो सभा और समिति जो थी वो राजा को सलाह देने वाली 2 प्रमुख संस्थाएं थी। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना
की गई थी। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा जाता था। ऋग्वेद में तांबे या कांसे के लिए केवल अयस शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है। यह सबसे बाद का वेद है और इसमें चिकित्सा का भी वर्णन है। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है, परंतु एक सामाजिक संस्था के रूप में गोत्र प्रथा उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है यह यजुर्वेद शुल्क यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई और विदेह माधव की कथा का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है और वे क्या हैं? तो वेदांगों की संख्या 6 है, जिसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कौन कौन? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन्हें वेदों को समझने के लिए रचा गया था। वेदांगों को रचा किस लिए गया था? तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों को रचा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कर यानी टैक्स संग्रहकर्ता को क्या कहते थे? जिसे भाग दूध कहा जाता था। वहीं कोषाध्यक्ष को संग्रहित्री कहा जाता था। क्या कहता? तो संग्रहित्री कहा जाता था। अब हम देखते हैं वैदिकोत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? ये अंगुत्तर निकाय में मिलती है। वहीं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो अस्मक जनपद जो था वह दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। वहीं जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है, स्यादवाद और अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है? तो यह जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसे सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञान की सापेक्षता। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था यह अजातशत्रु जो कि हरियंका डायनेस्टी के थे उनके शासनकाल में हुआ था। स्थान था राजगृह सप्तकर्णी गुफा और अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीवरज या राजगृह थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। किसकी? तो मगध की। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ दैट इज ऋषिपत्तनम में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है, श्रेणिक किस शासक का उपनाम था? तो बिंबिसार का उपनाम जो था वो श्रेणिक था। वह मगध के हर्यंक वंश का संस्थापक था और महात्मा बुद्ध का समकालीन था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो वह धनानंद था। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व धनानंद के समय में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की सौतेली माँ थी। यह वैशाली में आनंद के अनुरोध पर संभव हुआ था। आजीवक संप्रदाय यानी आजीविका सेक्ट के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। कौन थे? तो मखली गोसाल थे। यह संप्रदाय नियतिवाद में विश्वास करता था और बिंदुसार इनका अनुयायी था।
अगला प्रश्न है द्वितीय नगरीकरण किस क्षेत्र में हुआ? यह गंगा घाटी क्षेत्र में हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसमें लोहे के प्रयोग और सरप्लस कृषि उत्पादन की मुख्य भूमिका थी। अब हम देखते हैं मौर्य काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो उसका मुख्य विषय है राजनीति और लोक प्रशासन, दैट इज स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यह 15 अधिकरणों में विभाजित है और इसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? यह श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बिताए। उन्होंने जैन विधि संलेखना दैट इज उपवास द्वारा शरीर त्याग से प्राण त्यागे थे। अगला प्रश्न है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो किस युद्ध में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वां शिलालेख दैट इज 13 रॉक एडिक्ट में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके बाद अशोक ने भेरी घोष की जगह धम घोष अपनाया। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 7 वर्गों में बांटा गया है। मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकोटर के राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने दास प्रथा के न होने का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी का क्या कार्य था? तो उसका कार्य था मार्ग निर्माण और जिला प्रशासन। नगर प्रशासन के अधिकारी को एस्टिनोमई कहा जाता था। क्या कहा था? तो नगर प्रशासन के जो अधिकारी होते थे उसे एस्टिनोमई कहा जाता था। अगला प्रश्न है अशोक का कौन सा अभिलेख आर्थिक विषय दैट इज टैक्स रिडक्शन से संबंधित है? तो रुमनदेई स्तंभ लेख जो कि लुम्बिनी में है वह टैक्स डिडक्शन से संबंधित है। अशोक ने यहाँ बलि दैट इज धार्मिक कर माफ किया और भाग यानी भू राजस्व को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटक का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का लेखक जो है वो विशाखदत्त है। इसमें चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त द्वारा नंदों के विनाश का वर्णन है। मौर्य प्रशासन में शीताध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? तो राजकीय कृषि विभाग का प्रमुख जो था वो शीताध्यक्ष था। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने करवाया था। यह बिहार जहानाबाद में स्थित है और आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान दी गई थी। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है? तो मस्की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। मस्की और गुर्जरा अभिलेखों में ही उसका नाम अशोक मिलता है। अन्यत्र देवा नाम पियदसी है। मस्की और गुर्जरा में उसका नाम अशोक मिलता है और बाकी जितने भी हैं उसमें उनका नाम देवा नाम पियदसी मिलता है। किनका? तो अशोक का नाम मिलता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। सुदर्शन झील का निर्माण मूलतः किसने करवाया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। बाद में अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। किसने किसने? तो अशोक ने, रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। अब हम देखते हैं आरंभिक तमिलकम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि संगम साहित्य से संबंधित हैं। संगम साहित्य में मूवेंद्र में कौन शामिल थे? तो मूवेंद्र में कौन शामिल थे? तो चेर, चोल और पांड्य। कौन कौन? तो चेर, चोल और पांड्य। अशोक के अभिलेखों में भी इनका उल्लेख मिलता है। तोलकाप्पियम किस विषय का ग्रंथ है? तो तोलकाप्पियम जो है यह तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र का विषय है। इसके रचयिता जो है तोलकाप्पियार थे। यह द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। किस संगम का? तो द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है संगम काल में पांड्य शासकों की राजधानी क्या थी? तो पांड्य शासकों की राजधानी जो थी वो मदुरै थी।
तीनों संगमों का आयोजन जो था वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। किसके? तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन जो हुआ था। अगला प्रश्न है शिल्पाधिकारम महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो शिल्पाधिकारम महाकाव्य का रचयिता थे वो इलांगो अडिगल थे। कौन थे? तो इलांगो अडिगल थे। यह नुपुर दैट इज पायल की कहानी है जिसमें कौवलन और कनगी का वर्णन है और इसे तमिल साहित्य का इलियाड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो तमिल साहित्य का इलियाड कहा जाता है। अगला प्रश्न है चोलों का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो पुहार जो था, जो कि कावेरी पट्टनम में है, वो प्रमुख बंदरगाह था। संगम काल में रोम के साथ व्यापार जो था वो बहुत उन्नत था। किससे? तो यही पुहार बंदरगाह के साथ। अगला प्रश्न है संगम काल में कुरिंजी शब्द किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था? यह पर्वतीय क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था। मुलई जंगल के लिए, मरुदम कृषि भूमि के लिए, नैथल तटीय भूमि के लिए और पालई मरुभूमि के लिए उपयोग होता था और अन्य विभाजन थे। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में रोमन बस्तियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रोमन बस्तियों के साक्ष्य जो हैं वह अरिकमेडु पुदुचेरी से मिले हैं। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जहां से रोमन द्वीप कांच आदि मिले हैं। क्या मिले हैं? तो रोमन द्वीप कांच आदि मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगम शासक करिकाल किस वंश का था? तो करिकाल जो था यह चोल वंश का था। उसने कावेरी नदी पर कलनई बांध यानी ग्रैंड एनीकट बनवाया था। अगला प्रश्न है चेर राज्य का राजकीय चिन्ह यानी एम्बलम क्या था? तो चेर राज्य का राजकीय चिन्ह जो था वह धनुष बाण था। चोल का बाघ और पांड्य का मछली था। चेर का धनुष बाण, चोल का बाघ और पांड्य का मछली था। अगला प्रश्न है मणि मेकलई की रचना किसने की? तो मणि मेकलई की रचना जो है वो शीतलय सतनार के द्वारा की गई। यह बौद्ध धर्म से प्रभावित महाकाव्य है और शिल्पाधिकारम की अगली कड़ी है। अगला प्रश्न है संगम साहित्य की भाषा क्या है? तो संगम साहित्य की भाषा जो है वह तमिल है। संगम कवियों की गोष्ठी या परिषद थी। संगम जो थी वह कवियों की गोष्ठी या परिषद थी। अब हम देखते हैं मौर्योत्तर काल, सातवाहन और कुषाण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वह सिमुक था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान पैठन महाराष्ट्र थी और इन्हें आंध्र भृत्य भी कहा गया है। क्या? तो आंध्र भृत्य भी कहा गया है। किनको? तो सातवाहनों को। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यानी गोल्ड क्वाइंस किसने जारी किए? तो हिंद यवन के द्वारा जारी किए गए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासक ने जारी किए। अगला प्रश्न है गाथा सप्तशती नामक प्राकृत ग्रंथ की रचना किस सातवाहन राजा ने की? तो गाथा सप्तशती नामक प्राकृत ग्रंथ की रचना जो है ये हाल के द्वारा की गई। यह प्रेम कविताओं का संग्रह क्या है? तो प्रेम कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है किस कुषाण शासक ने शक संवत 78 ईस्वी की शुरुआत की? यह कनिष्क के द्वारा की गई। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वह इसी पर आधारित है। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो ग्रंथ किनके बीच संवाद है? यह यवन राजा मिनांडर यानी मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद है। इसके बाद मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है भूमि अनुदान दैट इज लैंड ग्रांट्स देने की प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य किसके काल का है? यह सातवाहन काल का है, नानाघाट अभिलेख से। उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान थी जिससे सामंतवाद का उदय हुआ। अगला प्रश्न है गांधार कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो गांधार कला शैली का जो विकास है वो कुषाण काल के शासनकाल में, विशेषकर कनिष्क के काल में। यह यूनानी बौद्ध शैली है जिसमें बुद्ध की मूर्तियां काले या स्लेटी पत्थर यानी ग्रे सैंडस्टोन से बनी है। शीशे के सिक्के यानी कि
लेड क्वाइंस सर्वाधिक किस वंश ने चलाए? तो यह सातवाहनों के द्वारा सर्वाधिक चलाए गए। उन्होंने प्रोटीन के सिक्के भी चलाए। अगला प्रश्न है, चरक संहिता के लेखक चरक किसके राजवैद्य थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे। अश्वघोष जो थे वो बुद्ध चरित्र के लेखक और नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे और इसी संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट गया। अगला प्रश्न है, नासिक प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है? यह गौतमी पुत्र सातकर्णी के उपलब्धियों का वर्णन करती है। इसे उसकी माता गौतमी बलश्री ने खुदवाया था। उसे क्षत्रियों के दर्प का नाशक कहा गया है। क्या कहा गया है? क्षत्रियों के दर्प का नाशक कहा गया है। अगला प्रश्न है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक कौन थे? तो वह कुषाण थे। इससे उन्हें भारी चुंगी यानी टोल प्राप्त होती थी, जिससे वे समृद्ध हुए। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना मुख्यतः किस काल में हुई? यह शुंग काल में हुई, मौर्योत्तर काल। पुष्यमित्र शुंग वैदिक धर्म का पुनरुद्धारक था, वहीं पतंजलि महाभाष्य उसके पुरोहित थे। अगला प्रश्न है, मथुरा कला शैली में किस पत्थर का प्रयोग होता था? तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। इसमें प्रथम बार बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ और यह पूर्णतः भारतीय शैली थी। अगला और लास्ट प्रश्न है, वासुदेव कनु ने किस वंश की स्थापना की थी? तो कन वंश की स्थापना की थी। उन्होंने अंतिम शुंग शासक देवभूतु की हत्या कर सत्ता हथियाई थी। दोस्तों, आप लोग के लिए हमारे द्वारा 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 1 के लिए 14 जेपीएससी के लिए लॉन्च हो चुका है वेब पे। आप लोग जाके वहाँ इनरोल कर सकते हैं, जिसका एक आप लोग डेमो भी दे सकते हैं। वहीं जेपीएससी जेट के लिए पॉलिटिकल साइंस का भी कोर्स जो है वो ऐप पे लॉन्च हो गया है। वो आपको अभी 999 पे मिल जाएगा, जो कि अभी अफोर्डेबल प्राइस पर है, फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप लोग को अगर 14 जेपीएससी के लिए प्राचीन भारत का स्पेशल बुकलेट चाहिए, जो कि अभी आप लोग क्वेश्चन 2 देखें इसी फॉर्मेट में रहेगा, वो अभी आपको मात्र 50 रुपीज में स्पेशल डिस्काउंट पे मिल जाएगा। वहीं पेपर 1 जो कि राजनीति विज्ञान जेपीएससी जेट के लिए है, वो अभी आपको 249 पे, और राजनीति विज्ञान का कंप्लीट पेपर 2 का जो बुकलेट है वो 499 में आपको मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना हो तो हमारे नंबर 8271113645 पर कॉल कर सकते हैं। कितना? तो 8271113645 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग भी चैनल में जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।